क्या आपने कभी सोचा है कि अलग अलग छोटे छोटे राज्य एकजुट होकर एक राष्ट्र कैसे बने? कैसे फ्रांस, जर्मनी और इटली जैसे देशों में राष्ट्रवाद की चिंगारी फैली? चलिए चलते हैं 19वीं सदी के यूरोप में, एक ऐसी कहानी में जहां राजनीति, क्रांति और एकता का जन्म हुआ। 1848 में एक फ्रेंच कलाकार फ्रेडरिक सोरियू ने एक अद्भुत सपना देखा। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां लोग आजाद हों और राष्ट्रों की एकता हो। उसने एक पेंटिंग बनाई जिसमें दुनिया भर के लोग फ्रांस, जर्मनी, इटली एक राष्ट्र ध्वज लेकर आगे बढ़ रहे थे। 1789 की फ्रांस की क्रांति ने राष्ट्रवाद की नींव रखी। लोगों ने कहा, अब राजा नहीं, जनता का राज होगा। भाषा, झंडा, संविधान सब कुछ जनता के हाथ में होगा। इस विचार ने बाकी यूरोप को भी प्रेरित किया। फ्रांस में जब नेपोलियन सत्ता में आया, उसने एक ओर तो पुरानी व्यवस्थाएं तोड़ी, लेकिन साथ ही उसने अपने राज को फैलाने की कोशिश की। लोगों ने महसूस किया, यह स्वतंत्रता नहीं, बस नया जुल्म है। 1815 में वाटरलू की लड़ाई के बाद नेपोलियन हार गया। 1815 में यूरोप के राजा वियना में इकट्ठा हुए और तय किया कि फिर से पुराने राजवंशों को सत्ता में लाना होगा। लेकिन राष्ट्रवाद की आग बुझ चुकी थी क्या? बिल्कुल नहीं। 1830 और 1848 दो ऐसे साल जब यूरोप जल उठा। फ्रांस में फिर से क्रांति हुई। इटली, जर्मनी, पोलैंड हर जगह लोग उठ खड़े हुए। वो चाहते थे आजादी, समानता, भाईचारा। अब बारी थी बिखरे हुए राज्यों को एक राष्ट्र बनाने की। इटली को एकजुट किया मैजिनी, कैवूर और गरिबाल्डी ने। जर्मनी को एक किया बिस्मार्क ने लोहे और खून की नीति से, और इस तरह जन्मे आधुनिक राष्ट्र। लेकिन राष्ट्रवाद सिर्फ एकता नहीं लाया, कभी कभी यह दूसरों को दबाने का कारण भी बना। बड़े राष्ट्र छोटे समुदायों पर राज करने लगे, लेकिन यही राष्ट्रवाद आगे चलकर उपनिवेशवाद और 2 विश्व युद्धों का कारण बना। राष्ट्रवाद ने दुनिया को बदल दिया। उसने आजादी की प्रेरणा दी, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी लाई। और यही इतिहास हमें सिखाता है, एकता की ताकत और जिम्मेदारी को समझना। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम एक और ऐतिहासिक सफर पर निकलेंगे।